हाँ जी दोस्तों, तो दो स्मॉल और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, फटाफट से इसको कवर अप करते हैं ताकि आपका बायबैक का पूरा पार्ट खत्म हो जाए। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 69 जो कि बात करता है सीआरआर के रिगार्डिंग कि अगर आप बायबैक करते हो तो आपको कुछ अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर। तो प्रैक्टिकली आपने अगर किया है तो आपको पता होगा कि इसके जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं किसके से, जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने किया था वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जो नॉमिनल वैल्यू है, जितना आप बायबैक कर रहे हो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उतना ही अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर के अंदर। और ऑब्वियसली बात है उस डिटेल्स को आप अपने डिस्क्लोजर दोगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि आपने सीआरआर कितने का क्रिएट किया। अब सीआरआर क्रिएट करने के एक रूल और होता है जो मैं और बता दूं, जो कि आपके लॉ में यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हम प्रैक्टिकली करते हैं, आपने भी किया होगा। क्या है वो कि आपने सीआरआर बनाया। अब सीआरआर हम कितने का बनाएंगे, तो यहाँ एक जनरल लाइन लिखी हुई कि भैया जितना भी आपने बायबैक किया उसकी नॉमिनल वैल्यू अमाउंट का आपको, मतलब सपोज करो 10 लाख का बायबैक कर रहे हो और बायबैक आप कर रहे हो सपोज प्रीमियम पे, तो बायबैक के लिए आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दिए, 12 लाख का बायबैक कर रहे हो, तो आप 10 लाख प्लस 2 लाख का प्रीमियम है, तो आप सीआरआर कितने का बनाते हो, 10 लाख रुपीज का। पर अगर मैंने सपोज फ्रेश इशू किया है उस केस में, मतलब मैंने शेयर कैपिटल इशू भी किया है, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो इशू अगर मैंने कर दिया 5 लाख रुपए का तो मुझे सीआरआर फिर 10 लाख का बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सीआरआर कितने का बनेगा, सिर्फ 5 लाख का, क्योंकि हमने सोर्सेज पढ़े। सेक्शन नंबर 68 में क्या देखा हमने, सोर्सेज देखा, वहां पे फ्री रिजर्व आया, सिक्योरिटी प्रीमियम आया और प्रोसीड्स आया। तो ये तीनों को मिला के आपका टोटल वैल्यू बन जाना चाहिए। मतलब अगर प्रोसीड्स 4 लाख का हो गया सपोज, तो सीआरआर फिर कितना बनेगा, 6 लाख का बनेगा। बट अगर मेरा कुछ प्रोसीड नहीं है, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है, तो उस केस में मुझे सीआरआर पूरा पूरा बनाना होता है। वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी ये चीजें आप रिलेट कर सकते हो, वहां पे भी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। फिर बात आती है कि सीआरआर को कहाँ यूज किया जाता है। तो ये यूजेस वही है जो आपने पहले भी किया था कि जो भी सीआरआर आपका क्रिएट होगा वो यूटिलाइज हो सकता है बोनस शेयर्स के टाइम में। इसको आपने सेक्शन नंबर 63 में भी पढ़ा हुआ है और सेक्शन नंबर 55 में भी पढ़ा है। ये रिपीटेड चल रहा है कि जितना भी हमारा सीआरआर का अमाउंट होगा, जितना हमने क्रिएट किया होगा, उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। चलिए, तो बस इतनी सी बात करता है सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 70 आता है जो कि बात करता है प्रोहिबिशंस के ऊपर कि किन किन सर्कमस्टांसेस में आप बायबैक नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसके अंदर 4 कंडीशंस है। पहला सबसेक्शन है वो 3 बातों को बताएगा, दूसरा सबसेक्शन है वो 1 बात को बताएगा। कुल मिला के 4 प्रोहिबिशंस है, 4 कंडीशंस, 4 सर्कमस्टांसेस के अंदर आप बायबैक नहीं कर सकते, आपको बायबैक अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 70। क्या 4 कंडीशन है, तो पहला जो आपका सबसेक्शन है वो बात करता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी, खुद की सब्सिडरी कंपनी बायबैक के शेयर्स परचेज नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि आप बायबैक कर रहे हो और आपकी सब्सिडरी कंपनी शेयर्स को परचेज कर रही है, तो वैसा नहीं हो सकता। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शेयर्स को आपकी सब्सिडरी कंपनी परचेज नहीं कर सकती। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो भी परचेज नहीं कर सकती, वो भी आपका बायबैक प्रोहिबिशन के अंदर आ जाता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, किस चीज के अंदर डिफॉल्ट किया जी, आपने डिपॉजिट की रीपेमेंट नहीं करी, आपने रिडम्पशन नहीं किया डिबेंचर्स का या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, या उनके डिविडेंड वगैरह पे नहीं किए, या फिर कोई टर्म लोन वगैरह की रीपेमेंट नहीं करी, उसकी इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करी, इस टाइप की कोई भी रीपेमेंट अगर आपने नहीं की है तो आप डिफॉल्टर माने जाओगे और तब भी आप बायबैक नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक इन सारे डिफॉल्ट को आप करेक्ट ना कर लो और करेक्ट करने के 3 साल ना बीत गए। मतलब कि जो भी आपने डिफॉल्ट किया, ये डिफॉल्ट आपने सारे करेक्ट कर लिए, इसको ठीक कर लिए और ठीक करने के बाद 3 साल और लैप्स हो चुके हैं, तो उन 3 साल के बाद के डेट पे आप जाके बायबैक कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। आपको एक चीज मुझे कमेंट करके बतानी है क्या, कि ऐसा कुछ हमने पीछे भी पढ़ा था कि कहीं पे कुछ डिफॉल्ट हुआ था और वहां पे टाइम लिमिट था 5 साल की। 5 साल तक आप नहीं कर सकते। एक बार आपने सारी चीजों को ठीक कर ली और 5 साल जब एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ही, 5 साल जब एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ही जाके आप वो हरकत कर सकते हो जिसके लिए प्रोहिबिशन लगा था। तो ये कहां की बात थी, कौन सी हरकत, कौन सा सेक्शन था, उसको आपको मुझे कमेंट बताना ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना सिंसियरली पढ़ रहे हो, कितनी चीजें आपको उसमें से याद रह रही है। नाउ तो ये 3 प्रोविजन आया, ऑन सब्सिडरी कंपनी, ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी और नंबर 3 इसकी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, अलग अलग वैरायटीज की। सबसेक्शन 2 आपका कहता है कि अगर आपने कुछ सेक्शंस है, नोटिफाइड कुछ सेक्शंस है, अगर उसके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते, मतलब अपनी कंपनी के अंदर जनरली आप कंपनीज एक्ट के 4 सेक्शन बताए गए हैं, इन 4 सेक्शंस को आप कंप्लाई अगर नहीं करते हो तो उस केस में भी आप बायबैक नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी कंपनी अगर इन 4 सेक्शंस को कंप्लाई नहीं करती है तो वो बायबैक किसी भी शेयर सिक्योरिटीज का नहीं कर सकती। कौन से 4 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 92 जो बात करता है किसके ऊपर बात करता है किसके ऊपर, हमारे एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर। तो ये आपने बहुत बार पढ़ा, सेक्शन नंबर 92 कई बार चर्चा में आया है, ऑब्वियसली डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 123 जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन के ऊपर जो प्रोविजंस वहां पे लिखे गए हैं वो सारे अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 127 जो बात करता है
पनिशमेंट इन फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए उसके फेलियर को लेकर जो पनिशमेंट वगैरह है, अगर वो भी आपकी कंपनी में कंप्लाई नहीं किया जाता उसके प्रोविजंस को, तो उस केस में भी आप बायबैक नहीं कर सकते। और लास्ट आएगा आपका 129 जो की बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर करना है, किस तरीके से डिस्क्लोजर वगैरह देनी होती है। तो अगर इन चारों सेक्शंस को आप कंप्लाई नहीं करते हो अपनी कंपनी में, तो ऐसी कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। तो 4 पॉइंट आए जो प्रोविजंस के ऊपर था, और सेक्शन नंबर 69 था जो कि आपका सीआरआर के ऊपर था। तो बेसिकली रेसिड्यूरी सेक्शन थे दोनों के दोनों। जो मेन पावरफुल सेक्शन है पूरे बायबैक एरिया का, वो सेक्शन नंबर 68 ही है, जो पूरी प्रोविजंस, पूरे कंडीशंस वगैरह को अच्छे से बता के चलता है। चलिए, जो लास्ट एरिया हमारा इस चैप्टर में रह गया, जो कि बात करेगा सेक्शन नंबर 71, जो कि डिबेंचर्स के ऊपर होगा। एक लास्ट टॉपिक, लास्ट कंटेंट विच इज रिमेनिंग इन दिस चैप्टर, देन हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे होपफुली।